हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सिंह करता हूं आपका स्वागत आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज़ अमित क्लासेस फॉर इकोनॉमिक्स में। और आज जो हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका मैनेज फ्लोटिंग और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जब हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात करेंगे तो हम बात करेंगे डेफिनेशन की, फंक्शंस की और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, और उसके अलावा टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो आइए करते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट वन बाय वन। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा मैनेज फ्लोटिंग, कि एक्चुअली मैनेज फ्लोटिंग होती क्या है। तो इसको डिफाइन करने से पहले हम जो है इन वर्ड्स को जो है क्या कर लेते हैं, सेग्रीगेट कर लेते हैं। मैनेज्ड अलग कर लेते हैं, फ्लोटिंग अलग कर लेते हैं। फ्लोटिंग का मतलब है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। जो हमने प्रीवियस वीडियोस में जो बताया है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होती है, थ्रू मार्केट फोर्सेस, डिमांड और जो सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज की, वो उनको डिटरमाइन करता है। अगर मार्केट में डिमांड या सप्लाई में चेंज होगा तो वो भी हमने चेक किया था जो प्रीवियस वीडियोस हैं कि उसमें एक्सचेंज रेट में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो ये जो चेंज जो है ये आपकी लिमिट के अंदर रहे, ये डिज़ायर्ड जो आपकी टारगेट्स हैं वहाँ पे रहे, उसके अंदर कोई ज़्यादा बड़ी फ्लक्चुएशंस ना आए। तो किसी भी देश की जो गवर्नमेंट है वो अपने देश के जो सेंट्रल बैंक है उसको एक अथॉरिटी देती है कि किसी न किसी तरीके से जो है आप जो एक्सचेंज रेट के अंदर जो मूवमेंट है, फ्लक्चुएशंस हैं, उसको आप क्या करें, कंट्रोल करें। तो वही जो कंट्रोल करने की जो प्रोसेस है उसी को बोला जाता है मैनेज्ड फ्लोटिंग। ठीक है जी। तो मैनेज फ्लोटिंग एक किस्म से मिक्सचर हो गया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का, क्योंकि जहाँ पे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है वो डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू डिटरमाइन होगी, और उसी के अंदर अगर हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस सेट कर दें कि भाई ये रेंज हमने बता दी है, यहाँ तक जो है फ्लेक्सिबल रहेगी और उसके बाद जो है गवर्नमेंट जो है उसका इंटरवेंशन स्टार्ट हो जाएगा, तो वो बन जाएगा आपके लिए मैनेज फ्लोटिंग। ठीक है जी। तो इसको हम एक बार डायग्राम से भी चेक कर सकते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है ये और किस तरीके की जो है मूवमेंट जो है आती हैं और उन मूवमेंट्स को हमें कैसे रिस्ट्रिक्ट करना है। तो डायग्राम जो है एक बार डेराइव कर लेते हैं। और डायग्राम जब भी डेराइव करते हैं तो आपको पता होना चाहिए एक्स एक्सिस पे हम जो लेंगे वो 4x को लेंगे, और वाई एक्सिस पे जो है क्या लिया जाएगा, एक्सचेंज रेट को लिया जाएगा। एज्यूम करते हैं दैट इज़ आवर डिमांड, और ये जो है हमारा क्या है, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे है, तो ये जो पॉइंट है R1, जो OR1 है, ये हमारे लिए हो गया है इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, और ये जो अमाउंट है ये वो फॉरेन एक्सचेंज है जिसको हम क्या कर रहे हैं, सेल और परचेज कर रहे हैं, जो OQ1। अब जो है मान लेते हैं डिमांड में किसी प्रकार का चेंज आए, डिमांड जो है वो क्या हो जाए, आपका D से D1 हो जाए, तो ये क्या करेगा, इक्विलिब्रियम को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देगा। मतलब एक्सचेंज रेट आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, R1 से क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, या डिमांड जो है वो क्या हो जाए, D2 हो जाए D से, तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट नीचे की तरफ आ जाएगा, एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से जो है डिमांड न सिर्फ सप्लाई भी क्या कर सकती है, चेंज कर अपने आप को, आपका जो एक्सचेंज रेट जो इक्विलिब्रियम है उसको क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। तो ये चेंज जो हमें क्या करने हैं, रिस्ट्रिक्ट करने हैं। और इसको कैसे रिस्ट्रिक्ट किया जाता है तो उसको एक बार चेक करते हैं। डायग्राम को एक बार दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे वही 4x की बात करेंगे, यहाँ पे एक्सचेंज रेट की बात करेंगे, ये डिमांड हो गया और ये क्या हो गया आपका सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है। अब गवर्नमेंट को लगता है कि अगर एक्सचेंज रेट बढ़ता है किसी वजह से, डिमांड में इंक्रीमेंट की वजह से या सप्लाई में जो है डिक्रीमेंट की वजह से, तो मैक्सिमम गवर्नमेंट जो अलाउ करेगी वो क्या करना चाहती है, वो ये चाहती है कि हमारा एक्सचेंज रेट अगर बढ़े तो वो R1 से R2 तक ही बढ़े, इससे ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि इससे हमें क्या हो सकते हैं, लॉसेस हो सकते हैं। उन लॉसेस को हम डिस्कस करेंगे अभी। और अगर एक्सचेंज रेट घटता है किसी वजह से, या शायद डिमांड घट गई है फॉरेन एक्सचेंज की, या सप्लाई जो है बढ़ गई है, कोई भी रीज़न हो सकता है, और R3 हमने एक रेट सेट कर दिया कि भाई यहाँ तक जो है हम क्या करेंगे, एक्सचेंज रेट को घटने देंगे। इससे अगर ज़्यादा कम होता है एक्सचेंज रेट तो फिर हमें क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर कुछ लॉसेस आ जाएंगे। तो ये लॉसेस कौन से हो सकते हैं उसको एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो जब भी आपका एक्सचेंज रेट क्या होता है, बढ़ता है ऐसे ऊपर की तरफ, R1 से R2 की तरफ जाएगा, तो हम कहेंगे इकोनॉमी के अंदर जो आपका जो करेंसी है, डोमेस्टिक करेंसी, उसके अंदर क्या आता है, डेप्रीशिएशन आता है, डेप्रीशिएशन आएगा। और ये डेप्रीशिएशन कहेगा कि
आपकी जो चीज़ें हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए वो सस्ती हो चुकी हैं, और उससे आपके जो है एक्सपोर्ट्स वगैरह जो हैं क्या करेंगे, बढ़ेंगे। और एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो जो फॉरेन एक्सचेंज आपको मिलेगा, आप पैसा जो है अर्न कर सकते हैं। इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड जो है बढ़ेगी, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें इंक्रीमेंट आएगा। लेकिन वो रेंज बता दिया कि सिर्फ R2 तक ही ऐसा होगा। R2 से अगर ज़्यादा जाता है, मान लेते हैं R3 जो है एक्सचेंज रेट हो जाए किसी वजह से, और ठीक है जी, तो यहाँ पे R3 पे गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं भाई, अगर इतना होता है तो हमारी जो गुड्स हैं वो इतनी ज़्यादा सस्ती हो जाएंगी कि हमारे देश की जो मैक्सिमम रिसोर्सेज जो हैं वो एक्सपोर्ट में चले जाएंगे, जबकि बदले में जो रिवेन्यू हमें क्या मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, क्योंकि प्राइसेस जो हैं क्या हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं। ठीक है जी, तो इसको समझ लें एक बार एग्जाम्पल से। अगर हम देखें, जैसे मान लेते हैं कि कोई कमोडिटी आप जो है क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, और उसकी प्राइस जो है वो क्या है, 10 रुपये है, और सामने वाला जो क्वांटिटी वो क्या करता है, वो सिर्फ एक ही क्वांटिटी खरीदता है, तो आपका जो रिवेन्यू होगा वो कितना होगा, 10 होगा। आप प्राइस कम करेंगे 9, आपकी डिमांड बढ़ी, आपके एक्सपोर्ट बढ़े, मान लेते हैं 2 यूनिट आपने क्या कर दी, एक्सपोर्ट कर दी, आपका रिवेन्यू क्या हो गया, 18 हो गया। मतलब रिवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन क्या ये परमानेंटली ऐसा चलता रहेगा? नहीं। अगर आपकी प्राइस घट के 2 रुपये हो जाए और उस टाइम पे आपने सिर्फ 5 ही यूनिट बेची, तो रिवेन्यू जो है वो आपका 10 हो जाएगा। मतलब हमेशा प्राइस को कम करना और डिमांड आपकी बढ़ती जाए, आपको प्रॉफिट होगा, आपके रिवेन्यू बढ़ेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो गवर्नमेंट ने जो है कैलकुलेशन वगैरह करके अनुमान लगाया कि भाई इससे अगर ज़्यादा जो है डेप्रिसिएशन आता है हमारी करेंसी में, या एक्सचेंज रेट इससे ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हमारे रिवेन्यू बढ़ने की बजाय बल्कि क्या हो जाएंगे, आपके रिवेन्यू कम हो जाएंगे हमारे देश के। तो ऐसे कंडीशन पे हमें R2 से ज़्यादा जो है एक्सचेंज रेट को बढ़ने नहीं देना है। तो इस तरीके से हमने R2 जो है लिमिट फिक्स कर दी। सेम जो है R3 है। जब हम R1 से R3 की तरफ चलते हैं तो हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी में क्या आया है, एप्रीशिएशन आया है। ठीक है जी, एप्रीशिएशन आया है, मतलब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है। तो उससे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे कि भाई आप क्या कर सकते हैं, विदेशों से ऐसी चीज़ें जो हमारे देश में प्रोड्यूस नहीं होती, ये टेक्निकल गुड्स या हम कैपिटल गुड्स की बात करते हैं, वो हम थोड़ा सस्ते में क्या कर सकते हैं, चीज़ें परचेज कर सकते हैं। तो उससे इकोनॉमी को क्या मिलेगा, बूस्टअप मिलेगा लॉन्ग टर्म के अंदर। लेकिन अगर एक्सचेंज रेट जो है हमारी इससे और कम हो जाए तो रुपए की वैल्यू जो है इतनी बढ़ जाएगी कि आप अननेसेसरी चीज़ें जो देश में प्रोड्यूस होती थी उनको भी क्या करना शुरू कर देंगे, इंपोर्ट्स करना शुरू कर देंगे। और आपको पता है एग्रीगेट डिमांड जब भी हम निकालते हैं C+I+G+X और माइनस में हम करते हैं तो हमारे इंपोर्ट्स इतने ज़्यादा बढ़ जाएँ अननेसेसरी चीज़ों के लिए जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं थी, तो उससे हमारा एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा और ओवरऑल जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट है उसमें डिक्रीमेंट आएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्स हो जाएगा। एक्सपोर्ट्स हमारे महंगे हो जाएंगे, कोई नहीं खरीदेगा। तो सिर्फ एक आउटफ्लो जनरेट होगा इकोनॉमी के अंदर से, और वो हमें कहाँ ले जाएगा, लॉस की तरफ ले जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि R3 से जो है इससे नीचे जो हमारा एक्सचेंज रेट नहीं जाना चाहिए किसी भी वजह से। ठीक है जी, तो यहाँ R2 और R3 के बीच में हमने क्या कर दिया है, इकोनॉमी के अंदर जो एक्सचेंज रेट है, फ्लोटिंग जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है उसको मैनेज्ड कर दिया है, इससे ऊपर नहीं जाने देंगे। कैसे समझें, मान लेते हैं कि आपकी डिमांड जो है बढ़ गई किसी वजह से, D से D1 हो गया। इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट कोई रोल पार्टिसिपेट नहीं करेगी, क्योंकि आपकी जो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है अभी जो लिमिट हमने जो सेट की है उससे कम है, R2 से कम है। तो इसका मतलब डिमांड का मूवमेंट क्या कर सकता है, एक्सचेंज रेट को चेंज कर सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिमांड जब तक यहाँ तक जाएगी, D3 हो जाए, तब तक इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट जो है वो एक्टिव नहीं होगी, क्योंकि ये अभी हम उस रेट की बात करें जो हमने सेट किया है कि यहाँ तक हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन जैसे ही डिमांड इससे ज़्यादा हो गई, ठीक है जी, और इक्विलिब्रियम पॉइंट जो हमने R2 पे सेट किया था उससे कहीं ऊपर आ गया, तो ये जो एक्सचेंज रेट है ये हमें नुकसान पहुंचाने वाली है। और गवर्नमेंट को इसी एक्सचेंज रेट की रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई ये हम जो है सहन नहीं कर सकते, हमें तो क्या करना है, एक्सचेंज रेट को इसके अंदर ही रखना है। तो कैसे रखा जाएगा, जिम्मेदारी दी जाएगी RBI को। RBI क्या करेगा, देखेगा इकोनॉमी के अंदर क्या क्रिएट हो गया कि भाई अगर हमें ये एक्सचेंज रेट मेंटेन करनी है R2, तो हमें कैसे मेंटेन करना पड़ेगा, इकोनॉमी के अंदर ये एक्सेस डिमांड बन गया है। ये एक्सेस डिमांड दोनों तरीके से बन सकता है, चाहे डिमांड बढ़ जाए या सप्लाई कम हो जाए। तो अल्टीमेट जो बनेगा वो बनेगा एक्सेस डिमांड ही, जब भी
आपका एक्सचेंज रेट जो इक्विलिब्रियम R2 से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो ये जो डिमांड है डॉलर की एक्सेस, आरबीआई क्या करेगा, जो उसके पास कस्टडी के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज रखा हुआ है, ठीक है जी, क्योंकि हमने बैंकिंग वाले चैप्टर में हमने स्टडी किया था कि जो भी फॉरेन करेंसी होगा उसका जो कस्टडी है कौन है, वो हमारा सेंट्रल बैंक होता है, उसको हम ऑफिशियल रिजर्व भी बोलते हैं। उसको क्या करेगा, वो सप्लाई करके जो लोग एक्स्ट्रा डॉलर की डिमांड करे थे उनको डॉलर देगा और कोशिश करेगा कि ये जो एक्सेस नेस जो क्रिएट हुई है फॉरेन एक्सचेंज की, वो क्या आ जाए, कंट्रोल में आ जाए। ऐसा हमारी इकोनॉमी के अंदर हुआ है 2013-14 में ऐसा हुआ था। हमने फिक्स किया हुआ था कि हमारा जो रुपया है वो $1 45 रुपीज़ से 55 रुपीज़ के बीच में ही वेरी कर सकता था। यहाँ पे हमने 55 सिलेक्ट कर लिया R2 की जगह, और यहाँ पे हमने क्या कर लिया है 45 सिलेक्ट कर लिया। तो मूवमेंट जो है इसी के बीच में हमने अलाउ किया था फ्लेक्सिबल का। लेकिन 2014 में कुछ ऐसा आया था कि एक्सचेंज रेट जो है वो क्या हो गई 60 तक चली गई। तो आरबीआई ने क्या किया था, उसके पास जो स्टॉक रखा था फॉरेन एक्सचेंज का, उसको यूज़ किया था उसको रेगुलेट कंट्रोल करने के लिए, लेकिन हम नहीं कर पाए। तो हमने ये जो सिस्टम है इसको जो है छोड़ दिया, सेक्रीफाइस किया इसका। और अब जो हम एक किस्म से कंप्लीट जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो सिस्टम उसको हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट जो आता है कि भाई अगर एक्सचेंज रेट नीचे की तरफ जाए, तो मान लेते हैं डिमांड अगर आपकी कम होती है किसी वजह से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये अभी हमारी रेंज के अंदर है, क्योंकि हम मिनिमम जो एक्सचेंज रेट है वो R3 चाहते हैं। डिमांड घट के यहाँ पे आ जाए तो भी आरबीआई या गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा, लेकिन इससे नीचे जैसे डिमांड जाएगी तो आरबीआई क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि अब जो है इक्विलिब्रियम क्या आ चुका, R3 से नीचे आएगा। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया है, यहाँ पे जो क्रिएट होगा वो ये आपका सप्लाई है और ये आपका डिमांड है। तो ये जो पॉइंट है ये आपकी एक्सेस सप्लाई हो गई। तो ये एक्सेस सप्लाई डॉलर की आरबीआई को क्या करनी पड़ेगी, अब्जॉर्व करनी पड़ेगी, अपने रिजर्व में उसको रखना पड़ेगा, अपनी कस्टडी में उसको लेना पड़ेगा। तभी क्या होगा इकोनॉमी के अंदर ये इस रेंज में हम क्या कर पाएंगे, काम कर पाएंगे R2 और R3 के बीच में। ठीक है जी, ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो आरबीआई जो है वो एक्टिवेट होता है और इकोनॉमी के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको क्या करता है, एक लिमिट के अंदर कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल करने के लिए वो क्या यूज़ करता है, अपने पास जो ऑफिशियल रिजर्व जो है, जो स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, उसको क्या करता है, यूज़ करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, डर्टी फ्लोटिंग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि दुनिया में अलग अलग देशों ने इसको यूज़ किया है। और इसका मकसद ये होता है कि जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसको प्रॉफिट में रखना, उसको फ़ायदे में रखना दूसरे देशों के मुकाबले। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनको बड़ा लॉस हुआ है इसकी वजह से। जापान ने ऐसा करके दिखाया, चाइना ने भी ऐसा किया, इंडिया ने भी ऐसा किया। तो वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं वो उसको डर्टी फ्लोटिंग के नाम से जानती हैं कि भाई ये चीज़ें जो हैं क्या होनी चाहिए, बैन होनी चाहिए। अब देखते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैनेज फ्लोटिंग। इवन द एक्सचेंज रेट इज़ डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। मतलब मार्केट में जो एक्सचेंज रेट है वो डिमांड और सप्लाई से डिटरमाइन होती है। एट टाइम द सेंट्रल बैंक आरबीआई इंटरवीन्स, मतलब गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक के थ्रू क्या करती है, इंटरवीन्स करती है, हस्तक्षेप करती है टू मैनेज द एक्सचेंज रेट, कि एक्सचेंज रेट को क्या किया जाए, रेगुलेट किया जाए, मैनेज किया जाए, सो दैट इट डज नॉट स्लिप आउट ऑफ द डिज़ायर्ड लिमिट्स। जो हमने लिमिट सेट की एक्सचेंज रेट की, ये जैसे लिमिट सेट कर दी, तो इन रेट्स को क्या करें, उससे स्लिप ना करें, बाहर की तरफ ना चली जाएं। इट इज़ कॉल्ड मैनेज फ्लोटिंग। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैनेज फ्लोटिंग बोलते हैं। और यही कैसे जानी जाती है, डर्टी फ्लोटिंग के नाम से जानी जाती है। तो ये आपके लिए है डायग्राम, आपको सिर्फ समझने के लिए यूज़ करना था। नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लें, एक बार 2-3 बार देखेंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट जो है वो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या कॉन्सेप्ट है उसको हम देख लेते हैं। तो मार्केट आपको पता है एक सिस्टम है, एक अरेंजमेंट है जहाँ पे बायर और सेलर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और अपनी नीड्स को पूरा करते हैं। तो यहाँ पे नीड क्या है, फॉरेन एक्सचेंज है। तो बायर किसके, फॉरेन एक्सचेंज के, सेलर किसके, फॉरेन एक्सचेंज के। जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आए और फॉरेन एक्सचेंज को सेल या परचेज करें, ऐसे सिस्टम या अरेंजमेंट को हम क्या नाम देंगे, मार्केट कहेंगे। डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रेफर्स टू द मार्केट फॉर नेशनल करेंसीज। तो ये इसमें दुनिया भर की जो नेशनल करेंसी अलग अलग देशों की, उनको क्या किया जाता है, सेल और परचेज किया जाता है। इट इज़ सेंटर ऑफ ट्रेड ऑफ डिफरेंट करेंसीज। मतलब ये क्या करता है, जो डिफरेंट करेंसीज हैं उसके ट्रेड को, उसकी सेल एंड परचेज को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करवाता है। जो बायर और सेलर हैं फॉरेन एक्सचेंज के,
वो यहाँ पे विश करते हैं कि भाई हम क्या करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज को सेल और परचेज कर लेंगे। तो मतलब ऐसा सिस्टम अरेंजमेंट जहाँ पे फॉरेन करेंसी को जो है क्या किया जाए, या डिफरेंट करेंसीज जो हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की, उनको सेल और परचेज किया जाता है। तो ऐसे सिस्टम या अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का काम क्या है, फंक्शंस क्या हैं, वो थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं। तो देयर आर 3 फंक्शंस। पहला है ट्रांसफ़र फंक्शन, दूसरा है क्रेडिट फंक्शन, और तीसरा जो है हेजिंग फंक्शन। ठीक है जी, ये 3 फंक्शन है। ट्रांसफ़र फंक्शन क्या है, ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो हम बात करते हैं परचेजिंग पावर की, कि जब भी आप इकोनॉमी के अंदर क्या करेंगे, इस तरह की ट्रांजेक्शन करेंगे, फॉरेन करेंसी को परचेज करेंगे या सेल करेंगे, तो उससे जो परचेजिंग पावर क्या होती है, मूव होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं हमने क्या किया है, दुनिया को एक्सपोर्ट किया, ठीक है जी, एक्सपोर्ट किया तो एक किस्म से डॉलर की सप्लाई आई है। मतलब ऐसे लोग जो हैं डॉलर क्या करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर। तो हमारी इकोनॉमी के अंदर जो डॉलर है उसका क्या आया है, इनफ्लो आया है। ठीक है जी, कुछ लोगों ने क्या किया है, हमारी डोमेस्टिक करेंसी को परचेज किया, डॉलर के मुकाबले हमारे लोगों ने क्या किया, रुपए को बेच दिया, डोमेस्टिक करेंसी को सेल किया और डॉलर को क्या किया, परचेज किया। तो हमारे देश में जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका इनफ्लो आया है, हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज अंदर आया है। तो देश में जब फॉरेन एक्सचेंज अंदर आएगा तो आरबीआई क्या करेगा, उस फॉरेन एक्सचेंज को यूज़ करेगा और बदले में क्या करेगा, डोमेस्टिक करेंसी को सप्लाई करेगा। तो जब भी ऐसा होगा तो इकोनॉमी के अंदर जो मनी सप्लाई है वो बढ़ेगी। मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई बढ़ेगी तो सीधी सी बात है, परचेजिंग पावर बढ़ेगी। परचेजिंग पावर बढ़ेगी मतलब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और आपका जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है, एम्प्लॉयमेंट है, ये उसमें भी क्या आएगा, इंक्रीमेंट आएगा। अगर आपने इंपोर्ट्स किए हैं तो ये क्या करेगा, ये जो फॉरेन एक्सचेंज है उसके आउटफ्लो को शो करेगा। मतलब देश से जो फॉरेन एक्सचेंज जाएगा, तो फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से जाएगा, आरबीआई क्या करेगा, अपने स्टॉक से आपको फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड कर देगा, बदले में आपसे डोमेस्टिक करेंसी जो है वो ले लेगा। मतलब इकोनॉमी के अंदर जो मनी सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी मनी सप्लाई, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट जो है चलता है। तो मतलब जो ट्रांसफ़र फंक्शन है, मतलब जब भी फॉरेन एक्सचेंज को सेल एंड परचेज किया जाता है तो ये क्या किया करता है, इकोनॉमी के अंदर परचेजिंग पावर को चेंज कर देता है। तो जहाँ इनफ्लो होता है वहाँ परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, और जहाँ से आउटफ्लो होता है फॉरेन एक्सचेंज का, वहाँ पे परचेजिंग पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये एक जो है इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। दूसरा जो है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है लोन। ठीक है जी, ख़ास तौर से जो है ये फॉरवर्ड जो मार्केट है, जब हम टाइप्स की बात करेंगे वहाँ पे ये डिस्कस कर लेंगे कि क्रेडिट मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आप क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज का। और ये जो लोन जो आपको मिलता है ये किसके लिए मिलता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स की पेमेंट्स के लिए मिलता है। जो गुड्स एंड सर्विस आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, मान लेते हैं आपने आज चीज़ें कुछ एक्सपोर्ट करनी है या इंपोर्ट करनी है, पेमेंट नहीं है, तो आप ऐसी मार्केट्स में जो पेमेंट्स हैं उनको क्या कर सकते हो, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ के लिए क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हो। तो ये कॉन्टैक्ट जो है कि आप 1 महीने बाद दे देंगे, 2 महीने बाद दे देंगे, तो उसको हम बोलते हैं कि ये क्रेडिट आपको फंक्शन मिला है, आपको एक किस्म से लोन अवेलेबल हो गया। नेक्स्ट है हैजिंग। हैजिंग भी जो है फॉरवर्ड जो एक्सचेंज मार्केट है वहाँ से जुड़ा हुआ है। और फॉरवर्ड एक्सचेंज मार्केट की जब हम बात करते हैं तो मार्केट में रिस्क जो है जनरेट होते हैं। और रिस्क क्या होते हैं, जब भी मार्केट के अंदर जो एक्सचेंज रेट है उसके अंदर फ्लक्चुएशंस आते हैं डिमांड या सप्लाई में चेंज होने की वजह से, तो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को क्या हो जाते हैं, बड़े नुकसान होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या है, अभी जो प्राइस है वो $1 जो है वो 50 रुपये का चला हुआ है, और हमने 50 रुपये के हिसाब से क्या कर लिया, 10 लाख रुपए की जो है चीज़ें यूएसए से क्या कर ली हैं, इंपोर्ट करने के लिए एग्रीमेंट कर लिया कि 6 महीने बाद हम क्या करेंगे, ये चीज़ें हमें चाहिए। लेकिन मार्केट में क्या हुआ है, एक्सचेंज रेट बदल गया और $1 जो है वो अब क्या हो चुका है, वो 100 रुपये का हो चुका है 6 महीने के अंदर, क्योंकि डिमांड और सप्लाई में कुछ चेंज आ गए। तो अब आपको वही 10 लाख रुपए की चीज़ें चाहिए 6 महीने बाद, तो उस टाइम पे एक्सचेंज रेट बदल चुका है। तो हो सकता है आपका जो सप्लायर कहे कि नहीं जी अब हम इस रेट पे नहीं बेचेंगे आपको, हम तो न्यू रेट पे बेचेंगे। तो आपको सीधी सी बात है 10 लाख की बजाय क्या करना पड़ेगा, 20 लाख रुपए जो है क्या करने पड़ेंगे, खर्च करने पड़ेंगे उन्हीं चीज़ों के लिए जो पहले आपको 10 लाख में मिली थी।
अगर आप इन चीज़ों को 20 लाख में खरीदेंगे और मार्केट में अगर आप उनको अब सप्लाई करते हैं डोमेस्टिक में, क्योंकि आपने इनको इंपोर्ट्स इसलिए किया था कि शायद बेचेंगे और प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो आपके जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है उसका सारा डाटा जो है क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब आपको प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी। प्राइसेस बढ़ाओगे तो हो सकता है लोकल जो लोग हैं वो आपकी चीज़ों को पसंद ना करें, हो सकता है आपका बिजनेस पैकअप भी हो जाए और आप जो है टोटल कंप्लीट लॉस में चले जाएं। बस एक ही चीज़ हुई थी और वो हुई थी एक्सचेंज रेट बदली थी। तो एक्सचेंज रेट का बदलना जो है क्या कर सकता है, बिजनेस में जो है बड़ा नुकसान लेके आ सकता है। ठीक है जी। दूसरा, अगर मान लेते हैं इसका अपोजिट हो जाता है, जैसे 25 रुपये हो जाता है $1, तो क्या होगा, आपको बेनिफिट हो जाएगा, आपके 5 लाख रुपए ही लगेंगे। लेकिन जो यूएसए जो आपको एक्सपोर्ट करता था वहाँ पे उनको अब नुकसान होने लगेगा, क्योंकि उनको बदले में क्या मिलेगा, कम पैसा मिलेगा और वो जो है एग्री नहीं होंगे न्यू रेट पे एक्सचेंज करने के लिए। आप न्यू एक्सचेंज रेट के साथ क्या करना चाहेंगे, कॉन्टैक्ट करना चाहेंगे। तो मतलब कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही है कि फ्लक्चुएशन ज़्यादा आते हैं, एक्सचेंज रेट बदल जाती है, तो या तो एक्सपोर्टर को नुकसान हो जाता है या इंपोर्टर को नुकसान हो जाता है जो इंपोर्ट्स करने वाले हैं। तो उसको कैसे रोका जाए, कैसे लोगों को जो है सिक्योर किया जाए कि भाई ये जो फ्लक्चुएशन के अंदर जो रिस्क होंगे ये कवर कर लिए जाएंगे। मतलब आप अभी एक कॉन्टैक्ट कर लें और वो कॉन्टैक्ट आपने क्या कर लिया है, जैसे मान लेते हैं 50 के आसपास ही कर लिया। अब फ्यूचर में चाहे रेट 25 हो या 100 हो, अब आपके ट्रांजेक्शन इसी रेट पे होंगे क्योंकि आपने कॉन्टैक्ट कर लिया। तो ये फॉरवर्ड एक्सचेंज मार्केट का पार्ट है, इसी को हम बोलते हैं हेजिंग फंक्शन। कि जो एक्सचेंज मार्केट है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो हम बोलते हैं जहाँ पे फॉरेन करेंसी को सेल और परचेज किया जाता है, वो हेजिंग करते हैं। वो आपकी उस रिस्क को जो एक्सचेंज रेट में चेंज होने वाले हैं उसको कवर अप करते हैं। ठीक है जी, उसी को हम बोलते हैं हेजिंग फंक्शन। फॉरवर्ड एक्सचेंज मार्केट में ऐसा होता है। नेक्स्ट जो है हमारा जो आता है वो आता है ऑपरेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के। हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो कैसे काम करते हैं, तो दो तरीके से जो है काम करते हैं। एज ए स्पॉट मार्केट काम करते हैं और एज ए फॉरवर्ड मार्केट काम करते हैं। या आपसे ये पूछा जा सकता है जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के टाइप्स क्या हैं, तो आप सिंपली दो बता देंगे, स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट क्या होते हैं भाई, स्पॉट मार्केट का मतलब है कि हम इसको बोलते हैं करंट मार्केट की बात करते हैं, करंट जो एक्सचेंज रेट है उसकी बात करते हैं। कि मान लेते हैं अभी मान लेते हैं $1 जो है आपको कुछ यूएसए से परचेज करना और $1 50 रुपये का है, तो आपको 50 रुपये से जो करंट जो रेट चला हुआ है मार्केट के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेन करेंसी का, उसी के हिसाब से आपको क्या करने हैं, ट्रांजेक्शन करने हैं। तो स्पॉट मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज जस्ट दैट मार्केट विच हैंडल्स द ओनली स्पॉट ट्रांजेक्शन। जो करंट ट्रांजेक्शन है उन्हीं को हैंडल करता है। और इसकी जो प्रिंसिपल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है कि इन टर्म्स ऑफ पीरियड ऑफ ट्रांजेक्शन स्पॉट मार्केट इज़ ऑफ डेली नेचर। ये डेली नेचर का होता है, हर रोज़ हम करते हैं मार्केट में, जो भी सेल परचेज इसी मार्केट में की जाती है। फ्यूचर डिलीवरीज के अंदर नहीं करता, मतलब आपने जो ट्रांजेक्शन करनी है वो अभी आपको जो रेट है उसी पे आपको जो भी ट्रांजेक्शन है वो कर लेनी है। तो इसको हम बोलते हैं स्पॉट मार्केट। और इस मार्केट में जो एक्सचेंज रेट जो अवेलेबल होती है उसको हम बोलते हैं स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज, जो $1 50 रुपये के आसपास है। दूसरा जो मार्केट है वो क्या है, वो आपका फॉरवर्ड एक्सचेंज मार्केट है। इस मार्केट में हम क्या करते हैं कि ये जो हैंडल करता है, ये क्या करता है, उन एक्सचेंज की जो ट्रांजेक्शन को हैंडल करता है जो फ्यूचर्स में होने हैं, आज नहीं होने, फ्यूचर में किसी डेट को जो है आप ये ट्रांजेक्शन करने वाले हैं। जैसे मान लेते हैं आपको 6 महीने बाद जो है यूएसए जाना है, तो आपको 6 महीने बाद आपको जो है कुछ डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है। मान लेते हैं आपको 10,000 जो है डॉलर चाहिए 6 महीने बाद, और आपको लगता है कि इन फ्यूचर जो है एक्सचेंज रेट कुछ गलत तरीके से ना बदल जाए जिससे आपको लॉसेस हो जाए, तो आज आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाके आप कांटेक्ट कर लें कि 6 महीने बाद मुझे ये चाहिए। तो बाद में 6 महीने बाद क्या एक्सचेंज रेट होगा उसके प्रेडिक्शंस के हिसाब से ये मार्केट आपसे क्या कर लेगा, कुछ कॉन्टैक्ट सेट कर लेगा। और फिर आपको जब 6 महीने बाद डॉलर चाहिए होंगे या रुपए जो है आपको दे के डॉलर बदलने होंगे, तो आपको वही प्री डिसाइडेड जो रेट थी, एक्सचेंज रेट थी, उन्हीं पे क्या करना है, ट्रांजेक्शन करना है। तो ये एक किस्म से आपके रिस्क को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। ठीक है जी। तो फ्यूचर डेट पे क्या की जाएंगी, ये ट्रांजेक्शन जो है पूरी की जाएंगी। इसकी जो प्रिंसिपल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है उसको एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो पहला यही है, इट ओनली कैटर्स द फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन। तो ऐसी ट्रांजेक्शन को ही कैटर करता है, हैंडल करता है जो फ्यूचर में आपको पूरी करनी है। स्पॉट ट्रांजेक्शन को ही हैंडल नहीं करता।
ये जो डिफाइन करेगा जो एक्सचेंज रेट इस मार्केट में जो डिसाइड होगी उसको हम फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट बोलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट या स्पॉट एक्सचेंज रेट में क्या रिलेशन है। तो जो स्पॉट मार्केट में एक्सचेंज रेट होती है जिसको हम प्रेजेंट या करंट रेट बोलते हैं उसको हम स्पॉट बोलेंगे, और जो फ्यूचर में जो डिलीवरी के लिए जो आपको एक्सचेंज रेट आपने कॉन्टैक्ट की है फॉरवर्ड मार्केट में तो उसको हम फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट हम बोलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है वाई आर द फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन कॉन्टैक्टेड। तो ऐसी जो ट्रांजेक्शन है जो आपको फ्यूचर में करनी है वो की क्यों जाती है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। तो इसका सबसे पहला लॉजिक है कि आपको रिस्क को कवर करना है कि फ्यूचर में जो चेंजेस जो हैं फॉरेन एक्सचेंज में वो कुछ अजीबोगरीब ना आ जाएँ कि आपके लॉसेस बढ़ जाएँ, या फिर आपको स्पेकुलेटिव गेंस के लिए करना है। आपको आप अनुमान लगाने में माहिर हैं कि इन फ्यूचर जो है डॉलर की वैल्यू कम होगी या घटेगी, और अभी आपने फॉरवर्ड मार्केट में जाके देखा कि वो किस रेट पे जो है आपके साथ ट्रांजेक्शन करने वाले हैं, और आपकी अगर प्रेडिक्शन सही है तो आप आज जो है फ्यूचर पे कॉन्टैक्ट कर लें। अगर चेंजेस आपके अकॉर्डिंग होते हैं तो वहाँ पे आप सेल परचेज करके क्या कर सकते हो, पैसा अर्न कर सकते हो। ठीक है जी। तो ये आपके जो है प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करता है स्पेकुलेटिव गेंस। तो ये आपको धीरे धीरे जो है चीज़ें समझ में आ जाएंगी जैसे जैसे आप इन मार्केट्स के अंदर जो है आपके ट्रांजेक्शन्स वगैरह अगर आप करते हो तो बड़ा कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी हम जो है बात कर लेते हैं असाइनमेंट के बारे में। तो असाइनमेंट जो है सिंपल जो है क्वेश्चंस को जो है यहाँ पे डाला गया है। जो पहला है मैनेज फ्लोटिंग की डेफिनेशन की हमने बात की, तो सिंपली जो आप स्टडी मैटर को यूज़ करके बता सकते हो। कॉन्सेप्ट जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, स्पॉट और फॉरवर्ड जो है वो आप इजीली बता सकते हो। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्पॉट मार्केट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरवर्ड मार्केट जो है उसके क्या फंक्शंस हैं वो बताया जा सकता है। वुड द सेंट्रल बैंक नीड इंटरवीन इन मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम कि तो क्या सेंट्रल बैंक को करना चाहिए, तो बिना सेंट्रल बैंक के तो मैनेज फ्लोटिंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि यही ये जो है अपने ऑफिशियल रिजर्व्स को चेंज करके या मार्केट में जो है अपने जो इनके पास जो स्टॉक है फॉरेन करेंसी का या एक्सचेंज का उसको सेल परचेज करके क्या करते हैं, जो एक्सचेंज रेट है उसको एक लिमिट के अंदर कंट्रोल करते हैं। तो विदाउट सेंट्रल बैंक नहीं हो सकता, तो हम कहेंगे यस होना चाहिए ऐसा। तो यहाँ पे आपका जो असाइनमेंट ख़त्म होता है, और आपका जो टॉपिक जो है 11th जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो कवर होता है। तो इस चैप्टर से जितने भी टॉपिक्स हमने किए हैं, फॉरेन एक्सचेंज की बात की, फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात की, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात की, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात की, डिटर्मिनेशन की बात की, कैसे डिटरमाइन होती हैं, डिमांड और सप्लाई में चेंज होने से क्या इम्पैक्ट होगा फॉरेन एक्सचेंज पे वो हमने डिस्कस किया। प्लस कंपोनेंट्स की बात की हमने, डिमांड के क्या कंपोनेंट्स हैं, सप्लाई के क्या कंपोनेंट्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज की बात करें हम, और लास्ट हमने मैनेज फ्लोटिंग और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के फंक्शंस और डेफिनेशंस की हमने बात की। तो अगर आप इन चीज़ों को कवर कर लेते हैं तो यहाँ से आपको सर्टेन क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिल जाएंगे, और आप इजीली उनको क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर होगा, दैट इज़ आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट।